गुड इवनिंग। मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो है जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके सीडीपी में इससे एग्जाम में जो रहेगा, ये जो क्वेश्चन आंसर है आना ही आना है। 2 से 3 मार्क्स जो है आपका पक्का है आज के क्लास के बाद। तो देखते हैं कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अर्थात जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया। उन्होंने जो बताया बस कुछ एक पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। बस आपका इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो छूटने नहीं पाएगा यदि आप आज का क्लास ध्यान से कर लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं, दिया था उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अर्थात संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते किसको हैं, तो पहले वही समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाओं को संसाधित करने के तरीके से है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं और उसे किस तरह से उपयोग में ला रहे हैं, इसके अनुसार है। जैसे इसमें ध्यान आता है, इसके अंदर धारणा है, भाषा है, सोच है, स्मृति है, तर्क में सुधार, ये सारी चीज शामिल है इसमें। जो संज्ञानात्मक विकास है इसके अंतर्गत। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जब एक बच्चा को आप क्या कर रहे हैं, दे दिया इस तरह के बहुत सारे खिलौने दे दिए, तो बच्चा क्या कर रहा है, इसमें एक एक करके अपने आप सजाना सीख रहा है। कई बार ट्राई करेगा, पहले बार मुझसे नहीं होगा तो ट्राई करेगा। पहले उसने देख रहा है कई सारे यहाँ पे क्या है, पिलर टाइप के हैं छोटे छोटे, उसमें ये कभी देखेंगे किसमें कितना छेद है, छेद के अनुसार उस पिलर में लगाएगा। या देखेगा वो कि रंग कैसा है, देख रहा है इसमें इसी तरह के रंग वाले सारे आ रहे हैं, इसमें एक छेद है तो इसको क्या करेगा, उसमें डालेगा। तो पहले बच्चा पहला 1-2 अटेम्प्ट में हो सके कि इसको करने में अक्षम हो, लेकिन जैसे ही वो क्या करेगा, इसमें बार बार सोचेगा, उल्टेगा पलटेगा और उसको क्या करेगा, वो सजा लेगा। यानी उसका क्या होगा, ये सीख गया, यानी उसमें संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो करके वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास। ये आपको याद रखना है, ध्यान, धारणा, भाषा, सोच किसी भी तरह का हो, उसमें क्या हो रहा है, वो परिवर्तन कर रहा है, सीख रहा है कुछ ना कुछ। उसी को हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दूसरा जो है, ये जो थ्योरी था, ये थ्योरी किसने दिया, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है, तो इसने दिया है जो जीन पियाजे महाशय ने। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर, ये क्या है, जीन पियाजे महाशय का है, इन्होंने दिया था। इनका जो समय काल है वो 1896 से 1980 तक का समय काल है। इन्होंने क्या किया, बहुत क्या है, बच्चों के ऊपर रिसर्च किया, जाना बच्चों के ये संज्ञान के ऊपर, ज्ञान के ऊपर रिसर्च किया। पहले इन्होंने अपने बच्चे से ही शुरू किया, इनके भी 3 बच्चे थे, जब छोटा था उसी समय शुरू किया। और उसके बाद इन्होंने कई सारे इस पे किताब लिख डाले, प्राय 30 से ऊपर किताब इन्होंने लिखा। जो अब इतना सारा किताब, इतने नॉलेज हमें उतना नहीं पढ़ना है, बस इसमें जो संज्ञानात्मक विकास है उसी का संक्षिप्त रूप पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। ये जो महाशय हैं, ये कहाँ के हैं, जीन पियाजे हैं स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के, ये आपके काम का चीज है, आपको पूछा जाता है जो कहाँ के हैं, कौन सा जो साइंटिस्ट है वो कहाँ के, आपसे मनोवैज्ञानिक पूछा जाता है, इसीलिए याद रखना है उसके देश का नाम। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, यानी ये स्विस थे। पायनियर स्टडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, डेवलप थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द, जैसे उन्होंने स्कीमा के बारे में बताया जो हम लोग पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, एसिमिलेशन के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारे चीज उन्होंने बताया जो हमारा क्या है आज हम लोग जानेंगे इसके विषय में। नेक्स्ट है पियाजे का मानना, यानी जीन पियाजे, जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अर्थात जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन उसमें आने लगता है, तो किसी भी चीज के बारे में जो जो वस्तु वो देखता है, जो जो उसके दिमाग में, उसका एक कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में क्या होता है, सेट हो जाता है। बायोलॉजिकल जो है आपका, जैसे एज के अनुसार एक होता है बायोलॉजिकल और एक होता है क्रॉनिकल एज। देखते हैं बायोलॉजिकल एज में क्या क्या चेंजेस है। आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल एज है। डिस्कशंस ऑफ एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट मैच्योरेशन, यानी कितना वो बड़ा हो रहा है, कितना
उसका हाइट है, इस तरह से हम लोग देखते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय यानी किस तरह से इसको प्रभावित किया जा सकता है, इन्वायरमेंट के अनुसार, लाइफ स्टाइल है इसके फैक्टर के लिए, न्यूट्रिशन होगा, एक्सरसाइज, इन सब पे क्या होता है जिसका बायोलॉजिकल जो डिपेंड करता है, जो ग्रोथ है इसका, बायोलॉजिकल ग्रोथ इस सब पे डिपेंड करता है। वहीं पे जब हम क्रोनिकल एज कहते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स सिंस बर्थ, कब किस तारीख को पैदा हुआ, एज बेस्ड ऑन द कैलेंडर डेट ऑन व्हिच यू वेर बॉर्न, डिफर्स फ्रॉम बायोलॉजिकल एज, थोड़ा सा क्या है अलग है इससे। तो यहाँ पे बताएगा जैसे जैसे बच्चों में क्या उसका जो बायोलॉजिकल एज बढ़ता चलाएगा, यानी मैच्योरिटी यानी परिपक्वता उसमें आता जाएगा, वो क्या करेगा, किसी भी चीज के बारे में एक अपने मन के भीतर जो धारणा बैठा लेगा। नेक्स्ट क्या कहा है, जो पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है, एक्टिव नॉलेज बिल्डर, ये आपको याद रखना है, तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी क्या बताएं आप, दो बातें हैं कि सक्रिय ज्ञान निर्माता है और इनको नन्हा वैज्ञानिक भी कहा गया है। क्या बताया गया, नन्हा वैज्ञानिक। नन्हा वैज्ञानिक इसलिए कहा गया, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, खोज करते हैं, पता लगाते हैं, रिसर्च करते हैं किसी चीज के बारे में। इसी तरह से बच्चे भी खोज करते हैं। जब एक बच्चा का जन्म होता है उसके बाद उसका ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आप देखेंगे बच्चे कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। इसीलिए उनको क्या कहा गया यहाँ पे, नन्हा वैज्ञानिक कहा। किन्होंने कहा, जीन पियाजे ने कहा। इसके बाद बताया कि बच्चे क्या सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। ज्ञान निर्माता यानी वो अपने ज्ञान की खोज खुद करते हैं, अपने संसार की रचना वो खुद करते हैं, कोई उसको बता नहीं रहे, अभी उसको कहीं से जानकारी मिल रही है और उसके बारे में वो सोचते हैं, पता लगाते हैं। तो जैसे देख रहे हैं ये जो है एक बच्चा है, ये कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, तो बार बार कोशिश करेगा, करते करते बाद में क्या होगा, इसमें जो महारत हासिल कर लेगा और वो फिर आसानी से बना पाएगा। तो ये खुद कर रहा है। इसके बाद भी देखिए किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहा है और करते करते क्या होगा, ये काम को सीख जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया, सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक। ये जो टर्म है, ये टर्म आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच, जो बच्चों की थिंकिंग है, चिंतन वयस्क से प्रकार में अलग होता है और क्वांटिटी में नहीं। अर्थात क्या बताया इसके विषय में, पियाजे महाशय ने बताया कि सोचते हैं, जो बच्चे सोचते हैं और जो वयस्क सोचता है, दोनों क्या है, सेम अमाउंट में सोचते हैं। यानी बच्चे और जो वयस्क है, सोचना अलग अलग नहीं है, सिर्फ क्या है उसमें, जो सोचने का तरीका सिर्फ अलग है। इसलिए बताया जो वयस्क यानी एडल्ट से प्रकार में क्या है, अलग है। प्रकार में यानी बच्चे के सोचने का प्रकार अलग है और वयस्क के सोचने का तरीका क्या है, अलग है। किंतु कितना सोचेगा, दोनों उतना ही सोचेगा, यानी क्वांटिटी में नहीं। इससे आपका क्या है, एमसीक्यू बनता है। तो आप देखिएगा क्या जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजेस चिल्ड्रंस थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स इन टाइप। इन टाइप याद रखिएगा, नॉट इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में नहीं। पियाजे का जो विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित है। यानी जो ज्ञानात्मक है, जो संज्ञानात्मक विकास है, सिर्फ नकल ही नहीं है। बच्चे सिर्फ नकल ही नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, खोज करते हैं, पता लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, नई नई चीज जानकारी हासिल करते हैं। इसके अनुसार क्या हो रहा है, वो सीख रहा है। नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला है, तो देखते हैं जो सिद्धांत क्या था। तो यहाँ पे देखेंगे जो कॉग्निटिव प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है। और ये जो है वो क्या है, उसकी अवस्था यानी स्टेट्स हैं। ये क्या है, स्टेट्स हैं। तो प्रोसेस कई सारे, बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन जब स्टेज की बात आएगा तो 1 2 3 4, पियाजे ने कितने स्टेज दिए हैं, वो है 4 तरह का है। तो प्रोसेस में स्कीमा है, अनुकूलन है, जो इसी का क्या है, 2 भाग क्या है, अनुकूलन का ही एक है एसिमिलेशन और क्या है, एकोमोडेशन। दूसरा है संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन है। इसके बाद निर्माण और खोज है, कंस्ट्रक्शन है, इन्वेंशन है। तो कई तरह के इसके क्या है, प्रोसेस है पता लगाने का। और जो अवस्थाएं, स्टेज हैं, उन्हें बच्चों के स्टेज को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। एक क्या है, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था और संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एक है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम जानेंगे और यही सब चीज जो है मुख्य है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप किसी भी जो प्रश्न है उसका आप आंसर दे पाएंगे। तो पहला जो था, उन्हें जो
देखिए स्कीमा के बारे में जो प्रोसेस था वो क्या है, स्कीमा। तो स्कीमा है क्या, इसको समझना है। तो मानव दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती है, जो पहले से हम जिसके बारे में जानते हैं, यानी वो पहले से हमारे दिमाग में सेव है, तो वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में ये स्कीमा प्रकृति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। ये क्या जन्म से ही होती है, अर्थात मानव किसी चीज के विषय में जानता है तो क्या करेगा, जब उसके सामने नई कोई चीज उपस्थित होगा तो क्या करेगा, उससे रिलेट करके उसको देखेगा, उसके बारे में वो क्या करेगा, जानना चाहेगा, कि उसको बोलेगा हाँ ऐसा हमने पहले देखा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। यदि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बच्चा है, यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें डाल रहा है, इसको पता है कि इसके भीतर क्या है, तभी क्या होगा, इसके दिमाग में इसका पिक्चर बनेगा। यदि इसने इसको कभी नहीं देखा है तो इसका दिमाग में कोई पिक्चर नहीं बनेगा। तो आप जो भी चीज सोचते हैं या आप कभी सपना भी देखते हैं तो आप उसी चीज को देखते हैं जिसको आप पहले देख चुके हैं। आपका दिमाग अपने से कोई पिक्चर नहीं बनाता है। तो इसके माँ यही चीज बता रहा है कि आपको पहले से कोई चीज है जो पता है, आप जब नए जगह पर जाते हैं तो उसको नए चीज से रिलेट करके देखते हैं कि आप पहले देख चुके हैं। इसी को क्या बताया गया, पियाजे के अनुसार स्कीमा। जैसे यहाँ पर देखिए, जब आप क्रिसमस आता है तो क्रिसमस आने वाला होता है तो बच्चे सोचते हैं कि जिस दिन क्रिसमस होगा उसके दिमाग में क्या क्या आएगा, क्योंकि जो चीज वो देखा है वही चीज आएगा। यानी उसके दिमाग में आएगा क्रिसमस पे ट्री है, हाँ ट्री है, मिठाई आएगा, खाना पीना बनेगा, लोग आएंगे, सांता क्लॉज होगा, यही सब चीज उसके दिमाग में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये सब चीज को पहले से बताया गया है और ये सब चीज वो पहले देख चुका है, इसीलिए उसके दिमाग में इस चीज की कल्पना बनती है, इसकी पिक्चर बनती है। यदि वो जो चीज नहीं देखेगा उसका पिक्चर नहीं बनेगा। यानी बच्चे ने यदि नहीं देखा है, बोले समटाइम्स एल्स में हैव एन एंटायरली डिफरेंट स्कीमा सच एज जीसस बर्थ, चर्च, हॉलीडे, क्रिश्चियनिटी एक्सेट्रा। क्योंकि उसको ये सब यदि नहीं बताया गया किसी बच्चे को तो इसके बारे में वो नहीं सोचेगा, उसके दिमाग पे ये चीज का पिक्चर नहीं आएगा। आपके भी दिमाग पे, बच्चे हो या वयस्क हो, दिमाग पे वही चीज आता है, वही चीज आप सोच सकते हैं, वही चीज सपने में भी आता है जो आप पहले आप देख चुके हैं। यही क्या है, आपका स्कीमा है। इसके बाद जो है वो है अनुकूलन। अनुकूलन है एडेप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। यानी अपने आप के वातावरण के अनुसार ढाल रहे हैं आप या कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, वही क्या है, अनुकूलन कहलाता है। यानी अपने में थोड़ा बदलाव करके सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो वही क्या हो गया, आपका एडाप्टेशन। इसके दो प्रक्रिया होती है, एक क्या है आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन, और दूसरा क्या है समायोजन यानी एकोमोडेशन। तो यह एसिमिलेशन क्या है और एकोमोडेशन क्या है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। अर्थात पूर्व ज्ञान क्या था, स्कीमा, यानी बच्चे को जो जो चीज आपने दिखाया उसके दिमाग पे छप गया वही है। यदि एक बच्चे को आप बता रहे हैं बस के बारे में और वो कभी बस नहीं देखा है तो उसके दिमाग में बस का पिक्चर नहीं आएगा, तस्वीर नहीं आएगा। यानी किसी बच्चे को आप बोले डायनासोर के बारे में, यदि वो कभी डायनासोर टीवी पे कहीं भी नहीं देखा है तो उसके दिमाग में डायनासोर का छवि नहीं आएगा। वो जिस चीज को देखा है उसी को क्या करेगा, रिलेट करेगा कि हाँ पहले वो देख चुका है, तब उसका क्या करेगा, पिक्चर बनेगा। तो एसिमिलेशन क्या है, पहले मान लिया कोई चीज वो देखा है और उसके बाद क्या है उसके साथ वो दूसरे को क्या कर रहा है, जोड़ कर रिलेट करके देख रहा है, उसको हम लोग एसिमिलेशन। जैसे मान लीजिए एक बच्ची है, उसके पापा उसको दिखा रहे हैं कि देखो बेटा डॉग ऐसे होता है, उसके क्या है, हाँ 4 पैर हैं, पूंछ है, इस तरह से है, भाव भाव करता है। तो ये क्या है, ये उसके दिमाग में बैठ गया कि अच्छा डॉग ऐसा होता है, इसके 4 पैर होते हैं, इस तरह से दांत है, कान है, पूंछ होता है। तो ये एक स्कीमा है, हाँ उसके दिमाग में बैठ गया कि इस तरह के जैसे ही एनिमल्स आएगा उसके दिमाग में ये स्कीमा है। अब वो क्या करता है, इस स्कीमा को रिलेट करेगा। जैसे दूसरा पिक्चर में हम देखते हैं क्या है, जैसे वो घूमने के लिए बाहर गया तो उसने क्या देखा, वहां पे देखा कि जा रहा है, 4 पैर है, पूंछ है और इस तरह से। तो बच्चा तुरंत बोलता है देखो पापा वहां क्या है, डॉग है। तो पापा उसको क्या बोलते हैं, जैसे ही बच्चा ने बोला डॉग है, यानी वो क्या किया, यहाँ पे सामंजस्य बैठाया कि हाँ इस तरह के 4 पैर है और पूंछ है, कान है, आंख है, इस तरह से देखा। क्योंकि बोला उसने डॉग, क्यों, क्योंकि पहले उसके दिमाग में सेट था, तो ये क्या था, डॉग। बच्चे ने इसको ऐसा कहा, लेकिन पापा उसको बताता है कि नहीं ये डॉग नहीं है, ये क्या है, बिल्ली है, क्योंकि ये म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालती है, साइज में छोटी है। तब इसके दिमाग में बैठ गया क्या है, ये बिल्ली है। अर्थात तो पहले जब डॉग के बारे में बताया तो उसके दिमाग में एक सेट हुआ पिक्चर, वो हो गया क्या, स्कीमा।
और जब ये इसके साथ इसको रिलेट करके देखा, यानी डॉग के साथ क्या हुआ, ये रिलेट करके इसको देखा, और इसने बताया बच्ची की ये डॉग है, तो ये जो आ जाएगा ये है एसिमिलेशन, आत्मसातकरण, यानी उससे रिलेट कर रहा है इसके साथ में। इसके बाद क्या है समायोजन। समायोजन मतलब एकोमोडेशन, यानी मोडेशन में आप देखेंगे मॉडिफाई। मॉडिफाई अर्थात क्या है, परिवर्तन, मॉड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, मॉड यानी मॉडिफाई यानी परिवर्तन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यानी उसके पास जो ज्ञान था पहले, उसमें क्या किया, कुछ संशोधन किया, उसके बाद एक नया ज्ञान प्राप्त किया, उसी को हम लोग कहेंगे एकोमोडेशन। पहले से उसके पास ज्ञान है, वो हो गया स्कीमा, एक धारणा है, स्कीमा से और एक नया ज्ञान जोड़ा, वो हो गया एसिमिलेशन, और उसमें कुछ परिवर्तन करके और कुछ नया सीखा, तब क्या हो जाएगा, वो एकोमोडेशन। इसको देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे पहले उसने डॉग के बारे में जाना, ये क्या था उसका स्कीमा। दूसरे समय उसने क्या किया, इस तरह के एनिमल्स को देखते ही डॉग का, लेकिन पापा ने उसको क्या बताया कि नहीं ये म्याऊ म्याऊ करती है और छोटी भी है, इसलिए क्या है ये बिल्ली है। यानी बच्चा क्या है, अब सीख गया कि नहीं जो म्याऊ म्याऊ कर रहा है वो कुत्ता नहीं है, यानी डॉग नहीं, क्या है, कैट है। यानी इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, अर्थात वो समझ गया कि ये बिल्ली है और ये डॉग है। इस तरह से क्या हुआ, डॉग और बिल्ली में क्या है, अंतर करना सीख गया कि डॉग कैसा होता है और बिल्ली कैसी होती है, उसका आवाज कैसा है, एक भाव भाव करता है, एक म्याऊ म्याऊ करती है, यानी परिवर्तन आ गया। इसी को कहते हैं हम लोग एकोमोडेशन। तो क्या गया, स्कीमा, एसिमिलेशन और क्या था, एकोमोडेशन। इसके बाद है संतुलन, यानी साम्यचारण, संतुलन या इक्विलिब्रेशन। आप याद रखिएगा इक्विलिब्रेशन क्या है। तो पहले दिया है संतुलन, यानी तुलना, जो इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। यानी जो आपका एसिमिलेशन था और जो एकोमोडेशन था, इसके बीच में क्या करेगा, वो आपका संतुलन करेगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन। थ्रू दिस द चाइल्ड मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड एडजस्टमेंट या एकोमोडेशन। इसके बीच क्या करेगा, सामंजस्य बैठाएगा दोनों के बीच, तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रेशन या संतुलन। यानी इक्विलिब्रेशन क्या है, जो पहले उसके मन में धारणा बना, यानी चीज को एक देखा, स्कीमा से रिलेट करके वो इसी तरह के चीज को देख रहा है, तो ठीक वही समझ रहा है, तो वो क्या हो गया, एसिमिलेशन। और उसके बाद क्या हुआ कि नया कुछ परिवर्तन करके एक नया चीज वो फाइंड किया, तो ये क्या हो जाएगा उसका एकोमोडेशन। तो ये जो इन सभी के बीच जो उसका तालमेल बैठ रहा है, संतुलन बैठा रहा है, बच्चा बैलेंस कर रहा है, इसी चीज को हम लोग एक साथ कहेंगे ये क्या है, इक्विलिब्रेशन है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, देखिए और एक एग्जांपल। जब बच्चा क्या कर रहा है, एक पक्षी को देख रहा है, उसके मन में क्या धारणा रहा है, यानी कोई उसको बता रहा है, जब तक उसको पहले नहीं बताया जाएगा कि ये पक्षी है तो नहीं समझ में आएगा वर्ड क्या है, पक्षी है। तो उसको पहले हम लोग दिखाते हैं बच्चे को, छोटा में, देखो ये उड़ रहा है, ये पक्षी है, ये मैना है, ये कौवा है, तो हम दिखाते हैं पक्षी है। यानी पक्षी क्या कर रहा है, जो आकाश में क्या कर रहा है, उड़ रहा है। अब उसके दिमाग में ये स्टोर हो गया, ये दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो गया कि जो आकाश में उड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड, अर्थात पक्षी कहते हैं। यानी पक्षी जो है उड़ने वाली है, उसका पंख होता है, आकाश में उड़ता है, दिमाग में ये सेव हो गया। ये क्या कहलाएगा, उसका स्कीमा। इसके बाद है बच्चा दूसरे बार जब बाहर खेलने गया तो देख रहा है उसमें क्या है, हवाई जहाज आकाश में उड़ के जा रहा है। अब बच्चा उसको देख के क्या चिल्लाएगा, बर्ड, पक्षी 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 उड़ रहा है। बच्चा क्यों, क्योंकि इसने देखा था पहले, इसके दिमाग में बैठा था कि कोई भी जो चीज उड़ रहा है वो क्या है, पक्षी है। इसी तरह से हवाई जहाज को देख कर भी वो यही समझता है कि वो पक्षी है। अब जब तक इसको कोई ये नहीं बताएगा तब तक ये नहीं समझेगा दूसरा चीज है। तो ये क्या हुआ, जो पहले जो देखा था वो क्या था, उसका स्कीमा जो दिमाग में स्टोर है। अब उससे रिलेट किया दूसरे वस्तु को, यानी दूसरे वस्तु को क्या कर रहा है, रिलेट करके देख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा इसका एसिमिलेशन, यानी दूसरे वस्तु को आत्मसात कर रहा है देख करके। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे थर्ड में है, उसको बताने के लिए आ गई कि बच्चा ये क्या है जो उड़ रहा है, ये आवाज जो कर रहा है ये पक्षी नहीं है, ये क्या है, एक जहाज है। तो बच्चा के दिमाग में आ गया, अच्छा ये आवाज कर रहा है, बड़ा है, यानी ये इस तरह से नहीं उड़ रहा है, एक ही तरह से सीधे उड़ रहा है, इसको बताया गया इसका प्रॉपर्टी। तब बच्चा के दिमाग में आ गया कि ये क्या है,
यानी ये जो उड़ रहा है, जो हम समझ रहे थे इसको पक्षी है, ये पक्षी नहीं है, ये क्या है, जहाज है, यानी एरोप्लेन है। तो अब ये क्या कहलाया, एक नया चीज का उसने खोज कर लिया कि हर उड़ने वाली चीज जो क्या होता है, पक्षी नहीं होता है, उसमें अलग अलग चीज भी है, तो जहाज है, इसको जहाज के रूप में पहचान गया। यही क्या है उसका एकोमोडेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, जैसे देखिए एसिमिलेशन हमने बताया, एसिमिलेशन क्या है और क्या बताया था, एकोमोडेशन। इसी को क्या कर रहे हैं, जब बैलेंस कर रहे हैं तो यही क्या हो गया आपका, इक्विलिब्रेशन हो गया, यानी संतुलन करना। यही है आपका जो पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि दोनों के बीच के जब संतुलन करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका इक्विलिब्रेशन कहलाता है। और एक चीज आता है जो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। यानी पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पूर्ण व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। अर्थात स्कीमाओं को पूर्ण व्यवस्थित करना, यानी जितने भी चीज देख रहा है, यानी बच्चा यानी नया रोज रोज नया नया चीज देख रहा है, नया नया चीज क्या कर रहा है, उसका दिमाग में बैठ रहा है, इसी को क्या कर रहा है, संगठित रूप में व्यवस्थित करने को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कहते हैं। नेक्स्ट है निर्माण और खोज। ये क्या है, प्रोसेस जो है, कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेंशन। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते रहते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। अर्थात बच्चे में ये बताया गया कि हमने पहले बताया स्कीमा के तहत बच्चे यदि किसी चीज को नहीं देखा है तो उसका पिक्चर उसके दिमाग पे नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि यह पिक्चर के बात नहीं है, यहाँ करने की बात कही गई कि जो चीज वो पहले नहीं किया उसको भी वो करना चाहेगा, उसको भी नया तरह से कुछ ना कुछ ट्राई करता रहेगा। यानी बहुत सारे खिलौना उसको दे दीजिए तो कभी तोड़ेगा, जोड़ेगा, कभी किसी के पीछे नया नया चीज आकृति बनाएगा अपने तरीका से, कोई उसको नहीं बताया फिर भी वो करेगा। इसी तरह से क्या कर रहा है, वो नया चीज का आविष्कार कर लेता है या नया चीज खोज लेता है। इसी को कहा गया है निर्माण और खोज। यानी समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं, यानी अपने से खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते कुछ भी नया नया चीज करते रहेगा। देखिएगा कुछ काम कर दे दीजिए, गोल गोल कर रहा है, उसमें ड्राइंग बना रहा है, काट रहा है, कभी फाड़ रहा है, कुछ भी करेगा। ऐसा ही करते करते वो नया चीज खोज निकालता है। जैसे इस बच्ची को यदि नहीं भी बताया गया होता तो भी ये क्या है कि उसको अपने आप क्या कर सकती है, सजा सकती है, लेकिन एक बार में नहीं, कई बार वो अटेम्प्ट करी, कैसे खेला जाएगा उसको पता नहीं है पहले, लेकिन बाद में करते करते क्या करती है, वो सीख जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं निर्माण एंड खोज। और ये क्या होता है, बच्चा खुद करता है। उदाहरण के लिए एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है तो उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। अर्थात एक बार यदि उसने इसको सजा लिया तो उसके दिमाग में बैठ के अच्छा इसको ऐसे खेला जाता है और इसको इस तरह से सजाने से बनता है, तो ये बार बार उसको करना चाहेगा और सीख जाएगा, इसका आविष्कार वो खुद करता है। नेक्स्ट है जो अवस्थाएं जो दिया था उन्होंने 4 अवस्था दिया। अब 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे इसमें से पियाजे का। याद रखिएगा ये स्टेज है और पहला जो हमने पढ़ा था वो क्या था, प्रोसेस है। स्टेज में 4 स्टेज में जो पहला है संवेदी पेशीय अवस्था अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो पहली अवस्था है जीन पियाजे की, इसमें से क्या बताया गया, इसमें एज कितना होता है, 0 से 2 वर्ष, यानी बच्चे की एज कितना वर्ष के बच्चे को रखा गया, जन्म से 2 वर्ष का तक का, यानी 0 से 2 वर्ष तक का। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन के माध्यम से सीखता है। यानी 0 से 2 वर्ष का बच्चा है तो उसको क्या है, अभी तो बोलना नहीं आ रहा है, ठीक से चलना नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या करता है, कुछ भी वो सीख रहा है। सीखना क्या होता है, पहले से ही शुरू है, ऐसा नहीं है कि बड़ा होगा तब सीखेगा। जन्म लिया, जन्म के पहले से सीखना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे जीन पियाजे में क्या है, जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी यानी सेंसरी मोटर, यहाँ पे 0 से 2 वर्ष यानी जन्म लिया उसके बाद वो सीखना शुरू कर दिया। तो क्या सीखता है, तो ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन के माध्यम से सीखता है। तो सेंस ऑर्गन अर्थात जो आपके जो 5 सेंस ऑर्गन है, जो नोज है, आई है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, ईयर है सुनते हैं, बोलते हैं, ये सब सेंस ऑर्गन से, स्किन से, इसी के माध्यम से बच्चा इसमें सीख रहा है हर चीज को। जैसे जन्म लिया उसके बाद उसको ठंडा लग रहा है, कैसे पता चला, स्किन से टच हो रहा है, ठंडा लग रहा है। इसी तरह से भूख लगेगा तो रोता है। तो धीरे धीरे इसी तरह से इसमें वस्तु है। आप 0 से 2 वर्ष के बच्चे में क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकते हैं, क्या क्या गुण उसका जो है
आ सकता है। तो एक में एक आ जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? अर्थात देखिएगा, जब बच्चा क्या करता है, कोई भी चीज बच्चा को दिखाइए, उसको आप छुपा दीजिए, तो बच्चा को लगता है कि वहां पे वो चीज है। यही क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चा फिर से जाकर उसको ढूंढ के निकाल लेगा। अर्थात यह गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। यानी बच्चा ने एक बार जिस चीज को देख लिया, उसके दिमाग में वो चीज का पिक्चर क्या है? बन गया है। अब उसको छुपा कर भी रख दे तो बच्चा क्या करे? जाकर उसको फिर से ढूंढ के निकाल लेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे यहाँ पर देखिए, एक बच्चा के सामने यहाँ पे एक जो है खिलौना रख दिया गया है। बच्चा के दिमाग में बैठ गया कि यहाँ पे खिलौना है। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि बच्चा को दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं कि इसको ढक दिया। ढकने के बाद बच्चा का ये नहीं है कि वो खिलौना गायब हो गया, बच्चा के दिमाग में अभी भी है कि खिलौना जो है इस दीवार के पीछे है, यानी जो कार्डबोर्ड से लगा है उसके पीछे है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस। जिस तरह से एक बच्चा है, इसके सामने भी क्या है? एक तरह का खिलौना है, वो रख दिया गया है, उसके पीछे कपड़ा लगा दिया, लेकिन बच्चा अभी भी देखिए मुस्कुरा रहा है। अर्थात उसको पता है कि इसको छुपा दिया गया, उसके पीछे क्या है। भले आप उस से निकाल दे, फिर भी लगा कि ना वहां पे वो है। इसके दिमाग में सेट है कि उसके पीछे ये चीज है। इसीलिए कभी कभी देखिएगा छोटे बच्चे, कभी कोई चीज इधर गुम हो जाता है, उसको पता है कि वो चीज कहाँ है, वो जाके ढूंढ के निकाल लेता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ये गुण जो है बच्चे में 0 से 2 वर्ष में क्या होता है? विकसित हो जाता है इसका। इसके बाद है बिफोर 6 मंथ इन्फेंट एक्ट इज ऑब्जेक्ट रिमूव फ्रॉम साइट कैन बी सरप्राइज बाय द डिसअपियरेंस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इस तरह से वो क्या करता है? पता लगाता है, और कभी कभी क्या करता है? अपने आंख को बंद कर लेगा, फेस को लगा कि वो गायब हो गया है, लेकिन जैसे ही खोलिएगा उसको पता चल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, जो गोल डायरेक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, इससे रिलेटेड जिज्ञासा की वस्तुओं पर विशिष्ट ध्यान विकसित करना, यानी जो चीज उसको चाहिए उसी पर क्या करता है? फोकस करके रखता है। उसी को क्या कहते हैं? हाँ, लक्ष्य निर्धारित, यानी गोल डायरेक्ट। आप जब देखेंगे कि छोटा बच्चा जब है, उसको जब भूख लग जाता है, यानी 0 से 2 वर्ष का जब बच्चा भूख लगता है, क्या करता है? रोता रहता है और चुप ही नहीं होगा जब तक कि आप उसको दूध की बोतल ना दे या कोई खिलौना ना दे जो मुंह में डाला जा सके। तो मुंह में कुछ भी डालने से लगा कि ना उसको कुछ खाना मिल गया है, तो इस तरह से उसका लगातार रोते रहना, यही क्या है? गोल डायरेक्टेड, यानी लक्ष्य निर्धारित क्या उसका व्यवहार है। सारी चीजों को इधर उधर करना, किसी चीज को पकड़ना, अपने भावों को रोककर व्यक्त करना, जो चाहिए उसे दिखाकर अपनी बात कहना, इसके प्रमुख लक्षण है। यही क्या है? उसका जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, उसी का क्या है? ये प्रमुख लक्षण है, यानी अपनी बात के लिए तटस्थ रहना। इसके बाद है जो दूसरा स्टेज जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी पहला स्टेज था संवेदी पेशी यानी सेंसरी मोटर। दूसरे में क्या है? 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष के बच्चे को रखा गया है इस दूसरे स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें क्या है? यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता है। यानी इसमें कर समझ पाता है, देख पाता है, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता है। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यानी सिंबल्स का उपयोग करने में निपुण हो जाता है। और जैसे देखिए, बस सब सुनकर उसके दिमाग में क्या होता है? बस की एक तस्वीर बन जाती है। तो सब नया नया सीख रहा है, नया नया जान रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ऑन हियरिंग द वर्ड बस एन इमेज ऑफ ए बस इज फॉर्म इन हिज माइंड। इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है, गोल डायरेक्ट बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। जैसे एक बच्चा है, इसके जैसे ही सुना शब्द बस, यानी इसके दिमाग में ये आया। और ये कैसे आया? जब वो इसके पहले यदि बस देखा है या बस उसको दिखाया गया, तब इसके दिमाग में आया। इसमें से क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज है इस स्टेज की। नेक्स्ट है, इस स्टेज में क्या आता है? जीववाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीववाद है क्या? जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, जब उसे लगता है क्या ये जितने भी निर्जीव है वो भी क्या है? सजीव है। जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो बच्ची है क्या कर रहा है? इस डॉल के साथ क्या, टेडी बियर के साथ खेल रही है, और खुद भी क्या कर रही है? खा रही है, और इसको भी क्या कर रही है? खिला रही है।
तो आप देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं जो गुड़िया के साथ खेलता है, उसको कभी नहलाता है, कभी कपड़ा पहनाता है, उससे बात करता है, उसको खिलाता है, इस तरह से खिलाने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि वो जीवित है और उसके साथ क्या है, खेल रहा है, उसके साथ वो खुश रहती है, उसके साथ बात भी करती है। तो इसमें यानी लग रहा है क्या, ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो जीववाद यानी एनिमिज्म कहते हैं इसको। तो ये कभी भी हो सकता है, जैसे आपको मान लीजिए छोटा बच्चा है यानी पंखा घूम रहा है, उसको लगा क्या ना पंखा घूम रहा है, चल रहा है, इसका मतलब क्या, उसमें जीवन है। तो कभी भी इस तरह का उसको याद आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जीववाद कहते हैं या क्या कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं। इसके बाद देखेंगे अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक। ये क्या है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। जैसे वह यह मानता है कि जैसे ही वह तेज दौड़ता है तो चांद भी उसके साथ चलना प्रारंभ कर देता है। और इस पे आप जब बच्चे को समझाइएगा कि नहीं, चांद एक जगह स्थिर है, चांद नहीं चल रहा है, तो बच्चा इसको समझेगा ही नहीं, कहेगा नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर वो चल के दिखाएगा, और चल के दिखाएगा तो उसको लग रहा है कि चांद उसके पीछे पीछे जा रहा है, यानी वो सच्चाई को नहीं मानेगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि हाँ चांद मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इसी को कहते हैं अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। यानी बच्चा जिस चीज को समझ लिया, मान लिया, और वो अपने ही बात को अब रखेगा कि ना ऐसा ही होता है। तो ये आ जाता है बच्चों में इस स्टेज में। नेक्स्ट है जैसे द चाइल्ड्स इनएबिलिटी टू टेक अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो दूसरे के बात को समझ सके। तब चाइल्ड ऑन द फोन से सी द पिक्चर आई ड्रू फॉर यू ग्रैंडपा। आपने देखा होगा कि जब बच्चे किसी अपने नाना नानी दादा दादी से बात करते हैं, फोन पे बात करते करते क्या करें, कोई चीज दिखाएं, देखो मैंने एक नया बॉक्स खरीद लिया, यानी उसे लग रहा है कि मैं देख रहा हूं तो क्या है, मेरे दादा दादी भी इस चीज को देख लेंगे, क्योंकि वो फोन पे, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इस स्टेज में ऐसा है। includes a child's inability to understand that symbols can represent other objects। इसमें भी क्या रहता है, वो समझने में अक्षम होता है। नेक्स्ट है अपलटावी, यानी ये जो स्टेज है, दूसरा स्टेज, इसमें क्या है, इरेवर्जिबिलिटी का गुण होता है बच्चों में। यानी 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं, 2 से 7 साल के बच्चे क्या करते हैं, उलट पलट करके चीज को नहीं समझ पाते हैं। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्या, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। जैसे आप देखें बच्चे को आप दे देंगे 3 + 2 कितना होता है 5, उसको समझ में आ गया, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 होगा, यानी ये दोनों एक ही चीज होगा, ऐसा नहीं है। यानी 7 + 5 12 है, लेकिन 5 + 7 भी 12 होगा, वो नहीं लिखेगा क्योंकि उसको नहीं दिखेगा, उसको लगा 7 और 5 भी 12 होगा। यानी उलट पलट के जो काम करेगा, इरेबिलिटी का काम, उसको अभी समझने में थोड़ा तकलीफ होती है, वो नहीं समझ पाता है। और जो है आपका 2 से 7 साल का बच्चा यानी क्लास 1 या 2 में होगा, तो क्लास 1-2 के बच्चे में इस तरह का चीज अभी नहीं आ पाता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते कुछ बच्चों में ये गुण आ भी जाते हैं, वो अपवाद होता है। तो आपको याद रखना इरेवर्जिबल ये किस स्टेज में होता है, तो जो प्याज है उसकी दूसरी अवस्था में। दूसरा बात देखते हैं मुद्रा संप्रत्यय। मुद्रा संप्रत्यय है, उसके बाद दूरी यानी डिस्टेंस, भार, ऊंचाई, योग्यता के ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें इसकी कमी होती है, यानी सही सही वो आकलन नहीं कर पाता है कि यदि उसको दे दिया जाए रुपया पैसा, तो आप देखिएगा जो क्लास 1 का बच्चा या उससे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो 2 साल के बाद के जो बच्चे हैं वो आप दीजिएगा तो जो उसको बड़ा दिखे लगे यही बड़ा रुपया है, यानी छोटा रुपया लगेगा क्या, बहुत ही छोटा, यानी आप 500 का नोट दीजिए या उससे बड़ा रुपया दीजिए तो उसमें क्या दिखेगा, यानी 10 का 4-4 5-5 नोट दे दीजिए और 500 दीजिए, क्या करेगा 10 का नोट क्या करेगा, ले लेगा, क्योंकि लगेगा कि 10 की संख्या बहुत ज्यादा है कि नोट बहुत ज्यादा होगा। ये चीज को क्या करता है, नहीं समझ पाता है कि ये नहीं, ये क्या है, कम है, ये ज्यादा है, एक ही सामान रहेगा फिर भी वो समझ नहीं पाएगा। तो ये चीज का इसमें क्या होता है, बहुत कमी होता है। ठीक है, इसके बाद है इसमें क्या होता है, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एक समय में सिर्फ एक ही चीज के ऊपर क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा, दूसरे चीज के बारे में वो सोचता नहीं है। यानी इसीलिए क्या होता है, छोटे बच्चे को आप यदि जिस चीज में लगा देंगे वो करता रहेगा। यानी छोटा बच्चा देखिएगा यदि आपका खेल रहा है तो खेलने में मग्न होकर खेल रहा है, और पढ़ाई भी कर रहा है तो खेलने में मग्न होकर पढ़ाई करता है, क्योंकि दिमाग में उसका दूसरा चीज नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे बच्चे बड़ा होते हैं तो धीरे धीरे
तब क्या है, वो पढ़ने के लिए, दिखाने के लिए क्या है, वो कॉपी कलम लेके बैठा है, लिख रहा है, लेकिन दिमाग में उसका क्या चल रहा है, तो फील्ड में खेल रहा था, उसके साथ उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसके साथ इस तरह से हुआ, दिमाग में कुछ और ही पिक्चर चल रहा है। लेकिन जब छोटे बच्चे हैं इस स्टेज का, उसमें केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन, एक समय में क्या कर रहा है, एक ही समय नहीं, ये खेल रही है तो क्या है, ध्यान लगा के क्या करती है, खेलती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट है संरक्षण यानी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दिया जाए तो उसकी जो क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। यानी साइज और शेप बदल देंगे और एक ही चीज रखेंगे, लेकिन बच्चा समझेगा नहीं बदल गया, या ऐसा नहीं है, यानी नहीं समझ पाता है, उसमें साइज या शेप में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे ऊपर में भी देख रहे हैं कितने हैं, यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5, यानी ये एक समान यदि रखेंगे और नीचे भी एक समान, बच्चे से पूछा जाए कि हाँ इसकी क्या है, यहाँ भी नंबर सेम, यहाँ भी नंबर क्या है, कॉइन का नंबर सेम है। लेकिन जब इसी चीज को हम क्या करेंगे, नीचे वाले को थोड़ा गैप में करके रख दिया जाएगा, अब बच्चे से जब पूछा जाएगा तो क्या कहेगा, लगता है नीचे वाले में ज्यादा कॉइन है। अब पूछिए तो क्या कहेगा, नीचे वाले में ज्यादा कॉइन है। यानी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं नंबर तो सेम ही है, सिर्फ अब वो समझ रहा है कि नहीं ये लंबाई में ज्यादा है, यानी इसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स भी ज्यादा है। ये समझ उसमें अभी तक नहीं आ पाता है। उसी तरह से देखिए लंबाई के क्षेत्र में भी क्या है, सेम ऐसा ही है। जब यहाँ पे दो चीज को इक्वल लेंथ में लगा दिया गया है, ऊपर नीचे है, तो उसको लगेगा कि हाँ ये दोनों की लंबाई क्या है, इक्वल है, समान है। लेकिन जब जैसा ही इसको क्या क्या आगे पीछे कर देते हैं, बस वो क्या होता है, कंफ्यूज आता है। अब वो कौन बड़ा है कौन छोटा है बता पाने में क्या है, थोड़ा झिझकता है या असमर्थ होता है, कि नहीं बता पाता कौन बड़ा है छोटा है, वो नहीं बता पाता कि इक्वल लेंथ का है। इसी से लंबाई का भी ठीक से वो नहीं बता पा रहा है। इसी तरह से यदि मात्रा का ज्ञान भी कराएं तो भी देखेंगे, जब दो बॉल को, सेम साइज का बॉल को एक साथ ला जाए, लगे हाँ ये दोनों का क्या है, मात्रा यानी मास जो है जो बराबर है। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं, एक को पिचका देंगे या दूसरा को ऐसा ही छोड़ देंगे, तो क्या होगा, फिर नहीं बता पाए किसमें क्या है, मास ज्यादा है किसमें कम है। ये सारा कई एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे जो है एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए दो जो ग्लास है इसमें सेम अमाउंट में क्या है, पानी है। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे, एक गिलास के पानी को हम पतली नली वाले में लंबी में डालते हैं, पानी का क्वांटिटी क्या है उतना ही है। लेकिन अब यदि बच्चे से पूछा जाए किसमें पानी ज्यादा है, तो बच्चा क्या कहेगा, आपको इसको दिखाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे को दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि पानी का क्वांटिटी सेम है, बच्चे को दिख रहा है कि ये लंबाई में ज्यादा है, अर्थात इसमें पानी ज्यादा है। इस चीज को क्या कर रहा है, इस अवस्था में समझने में बच्चा असमर्थ रहता है। इसके बाद क्या है, क्रमबद्धता यानी सेरिएशन। इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है, जैसे छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा, यानी ये नहीं सीख पाता। यानी बच्चों को आप दीजिएगा, कोई खिलौना ला के दीजिए बच्चों को, भैया छोटे से बड़े के क्रम में सजाओ या बड़ा से छोटे के क्रम में सजाओ, तो क्या होगा, एक बार में वो नहीं कर पाता। इतने छोटे बच्चे को ये प्राप्त नहीं होता है ज्ञान, लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता है, यदि कोई बताने में, तो धीरे धीरे वो सीख जाता है। तो क्रम में रखना क्या होता है वो नहीं आता, इसी को हम लोग कहते हैं सेरिएशन, क्रमबद्धता। यानी कहीं भी आपका सेरिएशन क्रमबद्धता हो, इसका मतलब यह छोटे से बड़े के क्रम में सजाना या बड़े से छोटे क्रम में सजाना या ऊंचाई के अनुसार सजाना, इस तरह से किसी भी आकार में सजाना। उसके बाद है प्रीटेंड प्ले। प्रीटेंड प्ले या इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोल प्ले। रोल प्ले तो ये क्या है, जो बच्चे अपनी कल्पनाओं का उपयोग करके अन्य वस्तुओं, क्रियाओं या विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वस्तुओं, क्रियाओं या विचारों का उपयोग करते हैं। यानी इसमें क्या कर रहा है, या नाटक कर सकता है या खेल सकता है, बोल सकता है, यानी नाटक करना यानी नकल करना। यानी कभी कभी देखते होंगे आप, जो बोलेंगे बच्चे भी उसी को दोहराते हैं, तो इस तरह से करने की वो कोशिश करता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिटेंड प्ले या रोल प्ले। इसके बाद है जो इसकी तीसरी अवस्था, वो है मूर्त संक्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था। यानी जो जीन पियाजे ने 4 अवस्था दिया था, 4 स्टेज है जीन पियाजे का, उसकी तीसरी अवस्था ये, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर रखिएगा कॉन्क्रीट यानी मूर्त। इसमें क्या आता है, 7 से 11 वर्ष के बालक को रखा गया है, 7 से 11 वर्ष के बालक, अर्थात जैसे आपने देखा 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, अर्थात ये क्या है 7, तो उसमें भी था 7, यहाँ भी है
2 उसमें भी था, 2 नेक्स्ट वाला भी है। तो ये क्या है, एज में रखा गया है, अर्थात इस एज से इस एज तक के बच्चे को है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको देखना है कहाँ से कहाँ तक है। और ये चीज जो है बच्चे में कोई एक दिन में नहीं बदल जाता है, या ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए 7 से 11 वर्ष के रखा गया, ये जो प्रॉपर्टीज है सिर्फ इसी बच्चा में होगा, ऐसा नहीं है। पहले भी आ सकता है, कुछ बच्चे में बाद में भी आ सकता है। इस तरह से देखना है। इस अवस्था में बच्चा तर्क और मूर्त तर्क कौशल विकसित करना शुरू कर देता है। यानी बच्चा क्या करता है, तर्क करना, या मूर्त तर्क। मूर्त तर्क अर्थात जिस चीज को वो देख रहा है, कॉन्क्रीट चीज को देख रहा है, उसके सामने जो है उसके ऊपर बात करना क्या करता है, शुरू कर देता है। 7 से 11 वर्ष के बालक, उनकी आत्म केंद्रित सोच कम होने लगती है, कम हो जाती है। वे दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को क्या करता है, समझने में सक्षम हो जाता है। यानी वो आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म जो है, ये भी पूछा जाता है कि ईगोसेंट्रिज्म जो है कब से कम होता है। यानी वो आपके तीसरी स्टेज में धीरे धीरे कम, एकदम समाप्त नहीं होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। और ये दूसरे के बात को भी समझ लगता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्योंकि इस समय तक बच्चा काफी बड़ा हो गया, 7 से 11 वर्ष के बीच में है। नेक्स्ट है संरक्षण, याद रखना है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है, बच्चा यह समझता है कि किसी पदार्थ या वस्तु का रूप बदलने से उसकी मात्रा, समग्र आयतन या द्रव्यमान नहीं बदलता है। जिस तरह से पहली अवस्था में आपने देखा था, इसके जो दूसरी अवस्था में बच्चा ये नहीं समझ पाता है, यानी दोनों गिलास में पानी सेम है, ये पतली नली में डाल देते तो कहता है उसमें पानी ज्यादा है। लेकिन अब जाकर के इस स्टेज में, यानी तीसरी स्टेज में आकर के बच्चा अब समझ पा रहा है कि नहीं, दोनों में क्या है, पानी की मात्रा क्या है, बराबर है। तो दोनों की लंबाई बराबर है। दो आप स्टिक ले लीजिए, अगल बगल रख दीजिए, चाहे ऊपर नीचे रखिए, बच्चा अब क्या करेगा, देख के बता पाएगा कि अच्छा ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसमें ये धारणा आ जाती है, इतनी समझ इस अवस्था में तक बच्चों में आ जाती है। एक क्या है, प्रतिवर्तिता यानी रिवर्जिबिलिटी, उत्क्रमणीयता, यह क्षमता है जिसके द्वारा बच्चा क्रियाओं की एक श्रृंखला का क्या करता है, पालन करने में सक्षम हो जाता है, और फिर मानसिक रूप से प्रक्रियाओं की इन श्रृंखलाओं का उल्टा करने में भी सक्षम हो जाता है। अर्थात जो सेकेंड स्टेज में बच्चा नहीं कर पा रहा था, इसमें कर पाता, उसको पता है कि 3 + 2 क्या है, 5 है, और 5 में से 3 माइनस करने पर 2 होगा, या 2 में 3 प्लस करने से 5 होगा। आप उलट पलट कर दे दीजिए, बच्चा क्या करेगा, समझ जाएगा, उसको पता इस एज तक आ जाता है। अर्थात रिवर्जिबिलिटी का जो गुण है बच्चों में आ गया है। नेक्स्ट है वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन, चीज को अलग अलग करना, श्रेणी के क्रम में सजाना। तो ये आ जाता है वर्गीकरण, श्रेणियों के गुणों की पहचान करने, श्रेणियों या वर्गों को एक दूसरे से संबंधित करने की क्षमता आ जाती है। अर्थात वो समझ रहा है कि आप दे दीजिए इस तरह एज के बच्चे को वाइल्ड एनिमल्स का नाम लिखो, डोमेस्टिक एनिमल्स का नाम लिखो, तो बच्चा लिख देगा, क्योंकि उसको पता है कि वाइल्ड एनिमल्स मतलब जो जानवर कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उसका नाम वो अलग से लिखेगा। और जो जानवर क्या है, घर में पालते हैं या आसपास, तो उसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। तो बच्चों में समझ है कि किस तरह से क्लासिफाई करना है, यानी इसकी समझ उसमें आ जाती है। यही बोला गया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के गुण बच्चों को किस में आती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है उसमें, यानी 3rd स्टेज में आ जाती है। क्रमबद्धता यानी सीरिएशन, किसी विशेष आयाम के आधार पर वस्तुओं के संग्रह को विशिष्ट क्रम या श्रृंखला में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। यानी बच्चों में अब ये क्रम बताएं, सेशन क्या होगा, आ जाएगा। यानी बच्चों को बोलिए सजाने के लिए, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, बच्चा क्या करेगा, सजा लेगा। किसी भी आकार में लंबाई के अनुसार सजाने को बोलिए, या छोटा से बड़ा, या मैथ में ही बच्चों को देते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर करो। अब बच्चा क्या है, समझने लगता है, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर ऐसे करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे करना है। ये क्रमबद्धता का गुण कब आ जाता है, 7 से 11 साल के बच्चों में ये गुण आना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो चौथी अवस्था है, यानी जो स्टेज है जीन पियाजे ने दिया था, उसका है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें कितने वर्ष के बच्चे को रखा गया है, 11 से 15 साल, या 15 या 11 से ऊपर के जो भी बच्चे सब इसी के अंदर आता है। और जनरली जो 15 साल के ऊपर 16, 17, 18 हो जाता है, उसको बच्चों के शरीर में नहीं आते हैं। जो इसके ऊपर बात कही गई है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। आपको याद रखना है, संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये क्या सर्वोच्च अवस्था है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जहां मानसिक क्षमताओं की अधिकतम स्तर तक विकसित किया जा सकता है, यानी जितना चाहे इस पे विकसित करना है, यानी बच्चे कर सकता है, इसमें सोचने लगता है हर तरह का चीज, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं,
कहाँ से? 11 से 15 वर्ष के बच्चे, ठीक है, तो मैच्योर्ड हो जाते हैं, वयस्क होने लगते हैं, उसमें सारी समझ आने लगती है, उसका दिमाग भी डेवलप होने लगता है। इसी तरह से है, इसमें बच्चा अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन करने लग जाता है। तो अमूर्त और वैज्ञानिक अर्थात अमूर्त क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज उसके सामने नहीं है। अभी तक आपने देखा था मूर्त चिंतन ही बच्चा कर रहा था। मूर्त अर्थात जो दिख रहा है वही है, जो नहीं है उसके बारे में वो नहीं जानता। लेकिन इस स्टेज में आकर यानी 11 से 15 वर्ष या 11 के बाद अर्थात चौथा स्टेज जो है, इसमें आने पे बच्चा क्या करता है? जो चीज नहीं है उसके विषय में भी सोचना शुरू करता है, कल्पना करना शुरू करता है कि ये कैसे होगा, किस तरह से होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने लग जाता है, किस तरह से सोचना है। तो अमूर्त चिंतन है। इसके बाद निगमनात्मक तर्कना जो है, डिडक्टिव रीजनिंग है, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। नियम, कोई भी नियम है उसके ऊपर क्या सोचने लगेगा, तर्क करने लगेगा, किसी का भी नियम हो। परिकल्पित स्थिति में जैसे हो गया आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये याद रखना है। यह निष्कर्ष निकालने और समस्याओं को हल करने के लिए विचार के निम्नलिखित रूपों में आसान बनाता है। यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है वो शुरू हो जा रहा है। इसमें आपने बच्चों को दिखाया, पहले समझा दिया कि ये क्या है, ट्राइंगल है, अर्थात इसमें क्या है, 3 साइड है। 3 साइड होता है, स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको क्या करता है, ट्राइंगल्स है। अब बच्चा क्या कर रहा है, तो देखा कहीं भी इस तरह की चीज को देखेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, अच्छा ये क्या है, 3 साइड होते, क्या है ये, ट्राइंगल है, उसके दिमाग में आने लगेगा। तो अब ये कोई भी शेप देखेगा तो क्या होगा, वो कह पाएगा क्या है, ये ट्राइंगल है। तो उसमें ये आ जाएगा, कहीं भी देखेगा किसी भी शेप में आप ले लीजिए तो 3 साइड वो खोजेगा, वो बता देगा क्या है, ट्राइंगल है। शेप एक ही जैसा नहीं, कैसा भी शेप डालिए, 3 साइड है तो बच्चे होगा। आप देखेंगे कि बच्चे क्या करते हैं, मैथ का भी सवाल जब सॉल्व करते हैं तो सोचते हैं, रिलेट करते हैं और बता देते हैं। तो यही है आपका क्या है, परिकल्पित स्थिति यानी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी इसमें क्या है वो सोचने लगता है। इसके बाद है समस्या समाधान, यानी बच्चे अब इतने बड़े हो चुके हैं कि वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम को समझाने में यानी सॉल्व करने में, समाधान करने में सक्षम है। जानकारी के जो संगठन माध्यम समस्या समाधान करना, यही क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कोई भी आप प्रॉब्लम उसको दे दीजिए, उसके ऊपर सोचेगा। यही नहीं कि पहले हमको नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा, सोचेगा, देखेगा किस तरह से हल किया जा सकता है, अपना दिमाग लगाएगा, याद करेगा, रिकॉल करेगा। अब हमने पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, लेकिन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। अब क्या आलोचना है उसके बारे में देखेंगे, क्या क्रिटिसाइज किया गया पियाजे के सिद्धांत के बारे में। तो पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया। यानी मानसिक विकास यानी उसका जो विकास हो रहा था माइंड का, क्या बताया, अपरिवर्तनशील बताया। यानी वो क्या है, अपरिवर्तनशील, बदलता नहीं है। लेकिन अगर बच्चों की अच्छी वातावरण दिया जाए तो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। यानी पियाजे ने लगाया आइडिया कि 0 से 2, 2 से जो इतना वर्ष का बच्चा इतना है, उसमें जो विकास हो रहा है ये क्या अपरिवर्तनशील है, विकास ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन हमने 20-20 में आपको ये भी बताया कि ये सब क्या है, परिवर्तनशील है। आप देखिएगा जो कोई बच्चा है 4 साल का हो गया है, 5 साल का हो गया, अभी ठीक से चलना या चलना सीखा है, लेकिन बोलना ठीक से नहीं सीखा है, ठीक से उठना बैठना नहीं सीखा, ठीक से बात करना भी नहीं जा रहा है। वहीं पे कुछ बच्चे हैं 2 साल में क्या है, बोलना सीख गए हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उसको उस तरह का वातावरण उपलब्ध कराया गया। तो बच्चे को हम जिस तरह का वातावरण देंगे, माहौल देंगे, जिस तरह का उसके ऊपर समय देंगे, बच्चा उस तरह से सीखेगा। यदि बच्चे को आप क्या करिए, घर में छोड़ दीजिए और उस ज्यादा समाज में नहीं मिल रहा है, जुल रहा है, तो क्या करेगा बच्चा, बहुत कुछ नहीं सीख पाता है। उसमें विकास की दर धीरे धीरे होती है। जब विकास धीरे धीरे होगा तो मानसिक विकास भी धीरे धीरे होगा। यानी उसको हम स्कूल नहीं भेजेंगे तो नहीं सीख पाएगा। वहीं पे यदि बच्चे को हम स्कूल भेज रहे हैं, ठीक से खाना पीना दे रहे हैं और वो समाज में घुल रहा है, खेल रहा है, सबसे मिल रहा है, तो उसका विकास क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये चीज को क्या है, जो जीन पियाजे ने नहीं बताया, उसने सिर्फ क्या बताया था, ये अपरिवर्तनशील है। लेकिन जो विकास है, मानसिक विकास, वो क्या है, परिवर्तनशील है। और इन्वायरमेंट और जेनेटिक के कारण क्या होता है, ये बदल भी सकता है, बदलता रहता है। इसीलिए इसकी आलोचना की गई थी। इसके बाद जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स हैं वो है, अभी तक आपने प्रोसेस और थ्योरी है जो जीन पियाजे का देख लिया। हमने आपके लिए शॉर्ट टर्म्स लाए, इसको याद रखिएगा। और ये टर्म्स आपको सिर्फ ये वर्ड याद रहेगा, तो आप कोई भी एमसीक्यू जब कीजिएगा इससे आसानी से हो जाएगा। पहला स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज था, जो 0 से 2 वर्ष का था। संक्षेप में हम लाए, इसके जो विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है,
जो मोटर स्टेज का, इसका आ जाएगा आपका सेंसरी मोटर एक्टिविटीज, यानी बच्चा जो भी करेगा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करेगा, उसी के माध्यम से सीखता है। उसके बाद क्या है, डिफर्ड इमिटेशन है, सेंसेस आर टीचर्स, उसका सेंसेस ही उसके शिक्षक हैं, यानी उसका सेंस ऑर्गन है वही उसको बताता है सभी चीज के बारे में, तो उसका टीचर्स कौन कहलाएगा, सेंसेस ही कहलाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन करता है, इंटीमेट बिहेवियर इस स्टेज में, ये आपको रट लेना है, यानी एकदम दिमाग में बिठा लेना है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसमें क्या व्यवहार होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या विशेषताएं होती है, हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक थॉट, यानी सिंबल के बारे में, पिक्चर के बारे में बच्चा सोचने लगता है। सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण उसमें आ जाता है, ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है, अहम केंद्रितता आ जाते हैं, यानी ये मेरी मम्मी है तो मेरी मम्मी है, इसके गोद में कोई नहीं जाएगा, अहम केंद्रितता आ गया उसके भीतर। ठीक है, दूसरा कोई उठेगा उसको उतार देता है, नहीं उतार तो रोने लगता है। एनिमिज्म, जीव बात की परिकल्पनाओं करने लगता है, यानी निर्जीव वस्तुओं में भी उसको सजीव चीज दिखाई देने लगता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसी स्टेज में क्या होता है, बच्चा भाषा को सीखता है। इरेवर्जिबिलिटी का, इसका गुण उसमें क्या होता है, नहीं होता है। कौन सा, दूसरे स्टेज में। तीसरा जो स्टेज है वो क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 7 से जो 11 वर्ष के बच्चे रखा गया है। इसमें क्या है, कंजर्वेशन का गुण रहता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिकल प्रिंसिपल्स, यानी वो समझने लगता है, दूसरे के बात को भी समझता है, लॉजिकल बात को भी समझने लगता है। रिवर्जिबिलिटी का गुण इसमें आ जाता है, जो कि दूसरे स्टेज में नहीं था। इसमें क्लासिफिकेशन का भी गुण आता है। शॉर्ट में हमने क्या किया यहाँ पे आपके लाया। चौथा क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो क्या है 11 साल या उसके बाद के बच्चों के लिए है। इसमें बच्चों में बहुत सारे परिवर्तन आता है, ये क्या सर्वोच्च अवस्था है, इसमें सारा चीजों करेगा, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मैच्योर मोरल क्या है, रीजनिंग है ना, जनरल टू स्पेसिफिक सब चीज, डाइवर्जेंट या कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है, हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव लॉजिक शुरू हो जाता है इसमें बच्चों का, और क्रिएटिव थिंकिंग भी बच्चों का क्या होता है, शुरू हो जाता है, यानी परिकल्पना करने लगता है, जो चीज के सामने नहीं है उसके बारे में सोचने लगता है। ये स्टेज आता है आपका 11 साल या उसके बाद के। तो ये था आपका जीन पियाजे का जो थ्योरी है, यानी प्रोसेस भी दिखाया, स्टेजेस भी दिखाया, और शॉर्ट में आपके लिए ये कुछ टर्म्स है, ये आप याद रखिएगा, आराम से आप क्या करेंगे, एमसीक्यू कर पाएंगे। तो यदि आपको हमारा ये जो क्लासेस अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे पश्चिम बंगाल में जितने भी WTET 2022 के जो विद्यार्थी है उस तक हमारा ये बात पहुंच सके, हमारी शिक्षा उस तक पहुंच सके और वो इससे लाभ हो सके या लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।